दोस्तों, वायुमंडल में हवाओं का अध्ययन करने के बाद अब हम आर्द्रता का अध्ययन करेंगे, यानी हवा में पाए जाने वाली जल वाष्प का अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब पानी सीधे गैस में बनकर और हवा में मिल जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और इस वाष्पीकरण में 1 ग्राम जल को वाष्पीकृत होने के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार जब जल हवा में मिल जाता है तो हम उसे आर्द्रता कहते हैं। तो दोस्तों, आर्द्रता वायु में मौजूद जल की वह मात्रा है जो कि एक निश्चित समय में वायु में मौजूद होती है और ये मात्रा लगभग 4% होती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये आर्द्रता कितने प्रकार की होती है। आर्द्रता सामर्थ्य यानी कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वह है जो कि हमारी वायु में जितनी सामर्थ्य होती है कि वो कितना जल अवशोषित कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। और यदि इस वायु की जो गर्मी है वो बढ़ जाए, यानी वायु गर्म हो जाए, तो ये जल अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि जल पूरी तरह से वायु जितना जल अवशोषित कर सकती है उतना जल अवशोषित करते तो वायु पूर्णतया संतृप्त हो जाती है, यानी कि पूर्ण सैचुरेटेड हो जाती है। तो इस सैचुरेटेड हवा जैसे ही ये वायु सैचुरेटेड होगी तो उसमें संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि वायु जो है वो वायु में प्राप्त आर्द्रता फिर जल कणों में बदलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो है हमारी आर्द्रता सामर्थ्य हुई, यानी कि जितनी वायु जितना जल वाष्प अपने अंदर अवशोषित कर सकती है, यानी इसे आर्द्रता सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। और हमारी पृथ्वी पर हम जानते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य लंबवत चमकता है और ये कभी 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता रहता है। तो इस तरह हमारी पृथ्वी पर 0 से 10 अंश अक्षांशों के बीच जो है वो सबसे ज़्यादा बाष्पीकरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल वाष्प मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाष्पीकरण जो है वो 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, यानी 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होता है और वहाँ पर सागरों से ज़्यादा बाष्पीकरण होता है, जबकि जल वाष्प की मात्रा 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक होती है। अब हम देखते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वह आर्द्रता है जो कि प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प उत्पन्न होती है, यानी कि जितनी जल वाष्प प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न होगी उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। और इस आर्द्रता को प्रति घन मीटर में, यानी इसे हम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं, यानी प्रति घन मीटर में कितनी जल वाष्प है उसे हम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं कि कितने ग्राम जल वाष्प उत्पन्न है। तो ये जितना आयतन होगा उस आयतन में जितना जल वाष्प होगा उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। वहीं विशिष्ट आर्द्रता यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वह है जो कि कितने ग्राम जल वाष्प में हवा में और कितने ग्राम जल वाष्प है, यानी इसे ग्राम वायु में और ग्राम जल वाष्प के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसके लिए
प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। इसे प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, निरपेक्ष और विशिष्ट आर्द्रता में ये अंतर है कि निरपेक्ष आर्द्रता जो है वो आयतन के अनुसार होती है और विशिष्ट आर्द्रता ग्राम यानी कि वजन के अनुसार होती है। तो वहीं दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होती है, यानी कोई वायु किसी निश्चित ताप पर, अब यहाँ जब हम तापमान की बात करते हैं तो निश्चित ताप पर कितनी जल वाष्प ग्रहण कर सकती है, यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, आर्द्रता सामर्थ्य कितनी है, और उस आर्द्रता सामर्थ्य के सापेक्ष उसमें कितनी आर्द्रता मौजूद है, ये चीज जब हम ज्ञात करते हैं तो उसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी जब जितनी आर्द्रता सामर्थ्य है, आर्द्रता सामर्थ्य है और जितनी आर्द्रता उपस्थित है उसके संबंध को व्यक्त करने के लिए सापेक्ष आर्द्रता का सापेक्ष आर्द्रता का प्रयोग होता है। जितनी सामर्थ्य है, वायु जितनी आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, तो ये वायु आर्द्रता 100% ग्रहण कर सकती है, यानी कि 100% आर्द्रता ग्रहण करेगी वायु, तभी पूर्णतया सैचुरेटेड होगी। और इस 100% में जितने परसेंट आर्द्रता उपस्थित है उसे ही हम सापेक्ष आर्द्रता कहेंगे। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी तापमान बढ़ने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है, यानी कि जितनी जब किसी वायु का तापमान बढ़ेगा तो उसकी आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाएगी, और जैसे ही तापमान घटेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य घट जाएगी। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी, और जैसे ही तापमान घटेगा वैसे ही सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। और जब ये सापेक्ष आर्द्रता 100 हो जाती है, यानी पूर्णतः वायु सैचुरेटेड हो जाती है, तभी संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये इस तरह से होता है, और ये संघनन से ही बारिश और ओस पड़ती है। तो ये ड्यू पॉइंट भी हमारा तभी आएगा जब किसी वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, तभी जो है वो ड्यू पॉइंट आता है, यानी तभी हमारी वायु में संघनन प्रारंभ होता है। और ये संघनन गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बूंदें पृथ्वी पर आकर गिरना शुरू हो जाती हैं, इसे ही वर्षण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगला हमारा पीरियड होगा वो संघनन से ही संबंधित है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।